हेलो एवरीवन। जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जर्मनी को टारगेट करते हैं। और आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है हमारे, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले आई थिंक जर्मन लैंग्वेज हमसे की थी। विवेक, आपको शायद काफ़ी टाइम हो गया है ना, वन वन ईयर अगो या फिर कब हाँ, आपने? 1 ईयर से वन ईयर। 1 सो ईयर से ज़्यादा हो गया है। 1 ईयर से ज़्यादा हो गया। सो बेसिकली विवेक जो है हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे जर्मन लैंग्वेज की थी टिल B1 लेवल। अभी फिर से उन्होंने रीजॉइन किया है और अभी वो B2 लेवल में स्टडी कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो स्टूडेंट्स जर्मनी में जाके बैचलर्स या मास्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो जर्मनी के अंदर एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि जब भी हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, जर्मनी की लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ पे जाने के बाद में हमें एडवांटेजेस कैसे मिलेंगे, जर्मन लैंग्वेज के थ्रू हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, या फिर जर्मनी में जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की वो कैसी है। उसके लिए कंपलसरी हमें एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है या फिर हम खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस, सारे डाउट्स, उनके अकॉर्डिंगली आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट जर्मनी में है और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो मास्टर सभी स्टूडेंट हैं। तो विवेक जो हमारे स्टूडेंट है वो बेसिकली गुजरात से हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ऑनलाइन क्लासेस ली थी और अभी भी वो B2 लेवल में है और अभी उनकी क्लासेस चल रही है। तो विवेक, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना टाइम निकाला। डेफिनेटली आप जर्मनी में हो और काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है स्टूडेंट्स का, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब और अपनी स्टडी को भी मैनेज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल होता है। उसके बावजूद भी आपने अपना टाइम निकाला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड प्लीज़ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ए लिटिल बिट। वेयर आर यू फ्रॉम, बेसिकली आप कहाँ से हो, आपने अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, लाइक दिस। So basically, I'm from Gujarat, and I have completed my bachelor's in cybersecurity. ओके। And currently, मैं अभी जर्मनी के वेस्ट साइड बाडेन वुर्टम्बर्ग एरिया में हॉक्सशुले एल्बस्टाड सिग्मारिंगन करके एक यूनिवर्सिटी है। ओके। वहाँ पे मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ एडवांस आईटी सिक्योरिटी में। ओके, परफेक्ट। तो और बेसिकली यस विवेक। और ये हमारी यूनिवर्सिटी कोई ज़्यादा वेल नोन यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हाँ, हम स्टुटगार्ट से काफ़ी पास रहते हैं, जैसे कि मान लो आप मोर देन 1 आवर डिस्टेंस। ओके, 1 आवर के डिस्टेंस है। परफेक्ट। तो बेसिकली कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे टॉप यूनिवर्सिटी हो या फिर जो एक रैंकिंग में चाहे कम लेवल पे यूनिवर्सिटी हो, पर मैंने ये जो सुना है यूनिवर्सिटीज़ का कि जर्मनी की जो ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ की सेम ही रहती है, एक स्टैंडर्ड है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का। भले ही वो रैंकिंग किस हिसाब से होती है वो एक डिफरेंट पॉइंट है, बट जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग लगभग सेम ही फॉलो किया जाता है। एम आई राइट? हाँ सर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफ़ेसर है, जो भी यहाँ की हाँ। जो लर्निंग प्रोसेस है, वो काफ़ी एडवांस लेवल है। ओके। हम यहाँ की प्रोसेस मतलब आप यूएस से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अगर हॉक्सशुले और फ़ाकहोक्सशुले में आप एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड कुछ नहीं होता, आपको सीधा प्रोजेक्ट वर्क पे ही काम करना होता है। ओके, ठीक है। तो विवेक, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारा कंसर्न कि आपने अपने कोर्स को कैसे चुना और यूनिवर्सिटी को आपने कैसे चुना, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था। बेसिकली आपने खुद से ही अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी के लिए, मास्टर्स के लिए, और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ किया और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था अपना डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, और कैसे आपको पता चला कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। आप एक बार स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि हर एक स्टूडेंट को समझ आ सके कि आपको कैसे एक नॉलेज हुई कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, फिर आपने किस तरीके से अप्लाई किया, ये सब। तो मैंने 2023 अप्रैल या मई के अराउंड मेरा बैचलर्स मैंने खत्म किया था। ओके। और उसके बाद मेरे बैचलर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अब्रॉड एजुकेशन करना चाहते थे मास्टर्स के लिए। तब तब मैंने एक स्टूडेंट से, दोस्त था, हाँ। उनसे मैंने सुना कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो हाँ। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पे कि हाँ। कैसे वगैरह है, कोई रिक्वायरमेंट कितनी होती है। हाँ। तब जाके मुझे पता चला कि हम्म। एजुकेशन तो वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में लैंग्वेज बैरियर भी है वहाँ पे।
और फिर मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे पता चल गया कि हम्म, जर्मन की ज़रूरत है, तो मैंने बेसिक लेवल स्टार्ट कर दिया आपसे लेना। जी। मैंने 2023 में आपके ऑनलाइन क्लास जॉइन कर लिए थे A1 A2 के, ओके। जो कि अराउंड यहाँ 3 मंथ्स के आसपास में मैंने A2 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने जैसे अपने जर्मनी में आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करनी है, तो एक डार्ट.de करके वेबसाइट है, डार्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेरिफाइड है। ओके। हाँ, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना कोर्स और जो भी आपकी डिग्री टाइप है वो सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है आपका पर्टिकुलर कोर्स। ओके। तो वहाँ पे मैंने जैसे कि जैसे कि मैंने साइबर सिक्योरिटी किया था, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो थी कि मैं या तो फिर मैं साइबर सिक्योरिटी नहीं करूँ, फिर मैं आईटी सिक्योरिटी में स्विच हो जाऊँ। हम्म। लेकिन मुझे कोई कंप्यूटर साइंस या फिर कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं करनी थी, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया और काफ़ी कम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो आपकी फोकस मास्टर की जो पर्टिकुलर एरिया पे फोकस होती है, हम्म। जो प्रोवाइड करती है। तो मुझे अराउंड 12 या 13 यूनिवर्सिटी से शॉर्ट लिस्टिंग मुझे मिली थी हम्म। और शॉर्ट लिस्टिंग मिलने के बाद मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे ही रिक्वायरमेंट वगैरह दिखा देते हैं कि हम्म। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, बैचलर्स हम्म। में कितने परसेंटेज होने चाहिए वो सब। ओके। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। सो और बेसिकली यस विवेक। तो बेसिकली विवेक, जितना अभी जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट मैं एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कोई न्यू बिगनर स्टूडेंट है और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है जर्मनी के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर कुछ किसी भी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो मैं उसी तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। सपोज आपने अभी बताया कि जो एक ओके, वेबसाइट है जर्मनी की तरफ से जिसका नाम डार्ड है, तो अगर हम डार्ट वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, अपना हमने जैसे क्या बैचलर्स में क्या स्टडी करी है, तो अकॉर्डिंगली हमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट वगैरह शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी कि हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग और हमारे जो अर्लियर हमने बैचलर्स वगैरह किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सूटेबल यहाँ पे कोर्सेज ये वाले जो हमें नीड है, उन कोर्सेज के बारे में हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस फील्ड के अंदर आप लोगों को मिल सकती है। ऐसा ही है। हाँ, हाँ सर। और उसमें जो लिस्ट दिखाई गई होती है रिक्वायरमेंट्स की, हम्म। वो ज़्यादातर मेजॉरली वो 80% राइट ही होती है। उसमें नहीं, कोई डार्ट वेरी नहीं करता। काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की एजुकेशन से रिलेटेड। हाँ, ठीक है। और अगर हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो आपको 10th के बाद जितने भी हाँ, आपने मैं एजुकेशन परस्यू किए इसी हैं, पॉइंट पे आने वाला था कि जब भी हम अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, चाहे वो इंटरनेशनली हो या इंडिया बेस पे हो, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की उसको रिक्वायरमेंट रहती है? सो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेशंस चाहिए। हम्म। उसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए हम्म। और उसके बाद आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इंडिया का लिंक, वो सब चाहिए। और मेजरली आपको बैचलर्स आपने कंप्लीट किया है तो आपकी जितनी भी मार्कशीट है बैचलर्स की वो सारी, और उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी से एक ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ती है एट द एंड ऑफ द स्टडी, वो ओके। चाहिए। और अगर मान लो डिग्री आ गई है यूनिवर्सिटी से, तो आप वो सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं आई है तो आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि मुझे एक पोस्ट डिग्री का एक सर्टिफिकेट दे दो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो भी चल जाता है यहाँ पे। करेक्ट। ओके, और ये जो आपने एक डॉक्यूमेंट बताया ट्रांसक्रिप्ट, सो बेसिकली ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्ट? हालांकि मुझे ये पता है, बट फिर भी मैं एक ऐसे बेसिक स्टूडेंट के लिए। जो आपने जो भी सेमेस्टर बैचलर्स में कंप्लीट किए हैं, हम्म। उन सब की आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट मिलती है कि इतने सब्जेक्ट में आपको इतने-इतने ग्रेड्स मिले हैं। हम्म। ट्रांसक्रिप्ट में वो सारे के सारे सेमेस्टर के ग्रेड्स वहाँ पे मेंशन होते हैं, जो ओके। भी आपने कंप्लीट किए हैं। हम्म। और लास्ट में एक ओवरऑल ग्रेड वहाँ पे दिखाया होता है कि हाँ, आपने पर्टिकुलर आपका ओवरऑल सीजीपीए इतना चल रहा है अभी। ओके। इस ओके। ठीक है, और उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है? जैसे ये तो हमारे एक हो गया कि कॉलेज स्कूल, और जो हमारा आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, डेफिनेटली ये कंपलसरी नीडेड है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं? हाँ,
हाँ सर, वैसे हमें चाहिए एक अगर स्टूडेंट्स आपको को इंग्लिश। खुद को हाँ, प्रिपेयर करके अप्लाई करना होता है, हाँ, इंग्लिश के लिए। हाँ, जैसे कि आपको मान लो इंग्लिश टॉट में यहाँ पे कहीं पे आपको एडमिशन लेना है इंग्लिश कोर्स में, तो आपको एक तो आइल्स की नीड है। हाँ, आइल्स और होता है। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी है जो, हाँ, हम्म, कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी है जो टॉइफल भी एक्सेप्ट करती है यहाँ पे। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम परस्यू कर सकते हो। ठीक और है। आपको उसके साथ में जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत है। मिनिमम आपको A2 लेवल तक की तो हम्म, ज़रूरत है ही अप्लाई डेफिनेटली। करने के लिए। करेक्ट। क्यों ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आपका कोर्स इंग्लिश यूनिवर्सिटी में भी हुआ, लेकिन वो लोग फिर भी आपको A2 लेवल तक की तो रिक्वायरमेंट माँगेंगे हाँ, ही, प्रेफरेंस भी मिलता बेसिक है। नीड्स के। जब हाँ, दूसरे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी मिलता है कि मान लीजिए आपने A2 कर रखा है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट इजीली सरवाइव कर सकता है कंट्री में। और हाँ, LOR और ये डॉक्यूमेंट्स भी, और SOP, LOR। आपको एक एसओपी बनाना होगा। ठीक हाँ, है। आपको एक एसओपी बनाना होगा जहाँ पे आपका पर्पस मेंशन होगा कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। और आपकी क्या-क्या बेसिक आपका क्या-क्या जो एजुकेशन परस्यू हुआ है, वहाँ से आपने क्या-क्या सीखा है, आपके हाँ। एक्सपीरियंसेस क्या-क्या है, फिर जो भी फील्ड ऑफ आपने हाँ। परस्यू किया है बैचलर्स में उसमें, या तो फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप हम्म, पर्पस में वो दिखा सकते हो। ठीक है। और एक एलओआर होता है, रिकमेंडेशन लेटर, हम्म, जो कि आपको एक यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। कोई भी प्रोफेसर को आप अगर इंसिस्ट करोगे कि हम्म, मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो हम्म, वो एक लिख के देंगे। और अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो बैचलर्स में, या तो हम्म, फिर कोई कंपनी में आप जॉइन हुए हो, तो वो हम्म, कंपनी वालों को भी आप अगर अप्रोच करोगे तो वो भी दे देंगे ये। ठीक है। अब विवेक, नेक्स्ट जो कंसर्न ये रहता है कि अभी तक हमने जो प्रोसेस है उसमें ये देखा सबसे पहले कि एक डार्ट जो वेबसाइट है उसके थ्रू हमें शॉर्टलिस्ट हुआ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें वो कोर्स प्रोवाइड करवा रही है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद में हमने जैसे डॉक्यूमेंटेशन, LOR, SOP, हमारे पासपोर्ट को और हमारे जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th ये सब है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें हमें अटेस्टेड करवाना होता है या फिर डायरेक्टली इनकी जो कॉपीज़ हैं वही हम एप्लीकेशन के साथ में सेंड करते हैं? तो जैसे कि मान लो आपका 10th-12th है, हम्म, मार्कशीट है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट अटेस्टेड होती है, तो ओके। उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट हो गया हम्म, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, वो 2 डॉक्यूमेंट को आपको नोटराइज़ करना पड़ता है इनकी। नोटराइज करवाना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो अभी तक हमने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया। हम इस तरीके से वेबिनार को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी कंसल्टेंसी की हेल्प नहीं ले रहा, वो खुद से ही अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसी वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हमने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया तो उसके बाद में प्रोसेस क्या होती है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से उनके रिसोर्सेज हमें मिलेंगे कि मैंने सुना है या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो या फिर एक काफ़ी फेमस प्रोसेस है दैट इज़ यूनी असिस्ट। आपको तो डेफिनेटली यस। पता ही होगा, तो इसके बारे में बताएं। हाँ, हाँ। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली डार्ट की वेबसाइट से, वहाँ पे नीचे मेंशन ही होता है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस या तो फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करना है या तो फिर यूनिवर्सिटी पे करना है, वो हम्म, वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है। और अगर आपकी जो शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटी है, वो अगर डायरेक्ट एडमिशंस एक्सेप्ट कर रही है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे ओके। डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो हम्म, आपको फिल अप करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करोगे, उसके बाद वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और वहाँ पे ओके। आपको स्टेटस भी दिखाएगा कि कहाँ तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है। अच्छा। और एक होता है यूनिवर्स और दूसरा होता है कि यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हो। हम्म, यूनिवर्सिटी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि ऑल ओवर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे रिलाई करती है। आप ओके। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ पे अकाउंट बना के वहाँ पे हम्म, अपलोड करोगे, और उसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एप्लाई करना है, वो यूनिवर्सिटी का वहाँ पे एक सिलेक्शन एरिया होता है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे और हम्म, उसके बाद अपना एसओपी, एलओआर जो भी एडिट करके आप वहाँ पे डाल सकते हो, और फिर वहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ती है अच्छा। थोड़ी-सी। जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है हाँ, कि जब अपन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं रहते, बट अगर अपन यूनी असिस्ट के नहीं, थ्रू चार्ज अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ चार्ज पे करना होगा।
हाँ, यूनिसिस पे आपको चार्ज पे करना होगा। जो भी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे आपको अराउंड 75 यूरोज़ तक का चार्ज लगेगा ओके। फर्स्ट एप्लीकेशन पे। उसके बाद आगे आप जितनी भी एप्लीकेशन करोगे, वहाँ पे अराउंड 30 यूरोज़ तक के चार्ज होते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो यूनिसिस एप्लीकेशन पे साइड है। हमें 75 यूरो पे करने होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस रहेगी उस पे 35 यूरो हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएगा। 75 यूरो को अगर हम टारगेट करें तो अप्रोक्स कितना हो गया ये? अराउंड 7400 के सेवन आसपास हो थाउजेंड जाएगा वो। समथिंग हो गया, एग्जैक्टली 95 चल रहा है अभी यूरो। हाँ, हाँ, 7000 हो गया बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो ये 7000 की जो प्रोसेस है ये फर्स्ट टाइम रहेगी, और फिर इसका हाफ हो जाएगा, वो हर स्टूडेंट को पे करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट एडमिशन्स एक्सेप्ट नहीं नहीं कर रही है, एक्सेप्ट तो करती आपको है, यूनिवर्सिस के थ्रू ही प्रोसेस हाँ, यूनिवर्सिस के थ्रू ही आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वो कंपलसरी है, और वहाँ तो वहाँ पे पे तो पे करना ही पड़ेगा। पे करना ही पड़ेगा, और उसकी लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है, आप कितनी भी बार पे कर सकते हो, मतलब कितनी भी बार अप्लाई हाँ, कर सकते हो। और उसमें वैसे भी एक बेनिफिट ये है कि एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया तो सेम ही प्रोफाइल सेम ही फाइल आपकी बार बार अप्लाई हो रही है, उसमें ये रहता है। हाँ, बस बस आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो आपको चेंज करके वो अच्छा, वो डॉक्यूमेंट हाँ, आपको री जैसे अपलोड यूनिवर्सिटी करना हर पड़ता है। बार हाँ, चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सो विवेक, अभी तक हम जो प्रोसेस में आगे बढ़े हैं तो ये समझ में आया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 10 ट्वेल्थ बैचलर्स, साथ में आपके जो भी LOR SOP है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपको रेडी रखना है। उसके बाद में आप डार्ट के थ्रू अपना पता लगाते हो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। फिर जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो आपकी होती है थ्रू यूनी असिस्ट, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू। यूनी असिस्ट में जब अपन अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू हमें कुछ चार्ज देने होंगे, जो कि 75 यूरो फर्स्ट एप्लीकेशन पे होगा, और उसके बाद में वो जस्ट हाफ हो जाएगा, तो लाइक 35 समथिंग यूरो हमें पर एप्लीकेशन पे करने पड़ेंगे। अभी तक ये हो गया। अब एक और कंसर्न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा मैं भी देखता आया हूँ काफ़ी टाइम से, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि क्या रियली में जर्मनी में एजुकेशन टोटली फ्री है? जैसे मास्टर्स या बैचलर्स हैं तो बहुत अट्रैक्टिव एक प्रोडक्ट है कि मास्टर्स और बैचलर्स, वो भी इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी या किसी भी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। एक होता है कि फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, जीरो ट्यूशन फी रहती है आपकी। एक होता है कि शायद वहाँ पे जाने के बाद पता चले कि वहाँ पे कुछ चार्जेस लग रहे हैं, ये सारा सब कुछ। तो आप इस बारे में बताएं कि फ्री एजुकेशन मीन्स टोटली फ्री है या फिर कुछ हिडन रहता है? यहाँ पे टोटली फ्री एजुकेशन नहीं है, आपको एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना होता है, ओके। कुछ बहुत छोटा अमाउंट होता है वो। हम्म। हाँ, आपको अगर मान लो एवरेज हम माने तो आपको 200 यूरो तक का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना होता है ओके, पर 200 सेमेस्टर। पर सेमेस्टर रहता है, ओके। हाँ, मतलब हाँ, मतलब कि ओके। आपको 20,000 रुपए के आस हाँ, 20,000 रुपए के आसपास आपको पे करना होता है। और ठीक है। वो आपको इसलिए पे करना होता है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप फ्री इंटरनेट वगैरह यूज करोगे, और प्रिंटिंग मशीन्स हो गए, हम्म। और उसके बाद आपको अगर मान लो आपको बस पास भी चाहिए, अगर आप हम्म। कहीं दूर रहते हो सही और है। आपको बस के थ्रू अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी वो पे करना पड़ता है। वहाँ पे आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलती है जिसपे आप फ्री ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो और डेफिनेटली चार्ज होगा। हम्म। हाँ, और एक और चीज़ भी है, अगर मान लो आप पर्टिकुलरली बाडेन-वुर्टेम्बर्ग एरिया में आ रहे हो, हम्म। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ के कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो हम्म। उसको एक सेमेस्टर फीस भी देनी पड़ती है, ओके। जो कि होती है 1500 यूरोज़। अच्छा, वो सारी यूनिवर्सिटी 1500 पर सेमेस्टर होगी, तो यहाँ हाँ, पे काफ़ी ज़्यादा है ये। हाँ, बाडन हाँ, यहाँ पे वुर्टेम्बर्ग ज़्यादा है। एरिया में है ये। ठीक है। और हाँ, बाकी? और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी हाई लेवल भी है इसलिए। हाँ, यहाँ उसमें की तो यूनिवर्सिटीज़ लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। हम्म। हालाँकि यहाँ पे फ़ीस है 1500 यूरोज़, लेकिन हम्म। यहाँ की यूनिवर्सिटी लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी सिटीज़ है, जहाँ पे ओके। हम इंडियन लोग अच्छे से अकोमोडेट कर पा रहे हैं, और जॉब मार्केट भी यहाँ का बहुत अच्छा अच्छा। है। जैसे कि मान लो हाँ, स्टुटगार्ट है, हम्म। स्टुटगार्ट में बहुत सारे हम्म। अपने इंडियन लोग रहते हैं। एग्जैक्टली। स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इंडियंस पढ़ भी रहे हैं। वो हम्म। सारे सारे लोग पे कर रहे हैं 1500 यूरोज़। हम्म। और उल्म है, वहाँ पे भी बहुत सारे अपने इंडियंस भाई रहते हैं। हम्म।
हाँ, तो कह सकते हैं कि अगर 1500 यूरोज़ को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो मोटा-मोटा 1 से डेढ़ लाख के अंदर-अंदर है। ठीक है, वो भी पर हाँ। सेमेस्टर है। और आपके मास्टर्स में कितने सेमेस्टर हो जाते हैं? एवरेज यहाँ पे गिने तो आपको 4 सेमेस्टर होते हैं मास्टर्स में। 4 सेमेस्टर होता है, तो कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 से हाँ, 5 कुछ-कुछ से यूनिवर्सिटीज़ में 3 सेमेस्टर का मास्टर ओके, है। 3 हाँ, सेमेस्टर्स का भी है। तो 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं अगर हम काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को या बाडन हाँ, वुटनबर्ग में टारगेट करते हैं। हालाँकि देखो अगर आज के टाइम पे इंडिया में भी अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बैच मास्टर्स वगैरह करते हो तो डेफ़िनेटली 4-5 लैक्स ईज़िली आपके स्पेंड हो ही जाते हैं। ठीक है। और मेरा एक हुँ, कंसर्न था कि जैसे बहुत सारे लोग एक तरीके से भी जर्मनी को टारगेट करते हैं कि फ्री एजुकेशन है डेफ़िनेटली, तो काफ़ी बड़े लेवल पे अभी कोरोना के बाद से तो काफ़ी बड़े लेवल पे आईटी स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी टारगेट कर रहे हैं। एक उनको आप ये भी बताइए कि फ्री एजुकेशन तो है, एक सेमेस्टर फीस है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट टू फ्री, बट यहाँ आने के लिए भी बहुत कुछ आपको एक्सपेंडिचर करने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, अगर चाहे आपने यूनी असिस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर दिया तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, अगर जर्मन में भी ट्रांसलेट करना पड़ा, या वीज़ा प्रोसेस है। उसके बाद में सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि जर्मनी में अगर आप जा रहे हो तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसका अभी के टाइम हुँ। पे आई थिंक 12 लाख समथिंग हो गया है। तो उसके बारे में भी आप बताइए। और जर्मनी में आने के बाद की क्या सिचुएशन होगी? जैसे मान लीजिए आपने बताया और है भी कि एजुकेशन फ्री है, बट वहाँ आने के बाद में आपका अकोमोडेशन और फूड वो तो फ्री नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? और उससे पहले के जो खर्चे हैं जो इंडिया में हमने डॉक्यूमेंटेशन किया या अप्लाई किया, उसके साथ में एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाया, फिर फ्लाइट के चार्जेस, वहाँ पहुँचते से ही हमें सिक्योरिटी कितनी पे करनी पड़ती है रेंट के लिए, और कितना कितने टाइम तक आपको पार्ट टाइम नहीं मिलता, ये वाले पॉइंट्स। हाँ, बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से। डॉक्यूमेंटेशंस पे हाँ, डॉक्यूमेंटेशंस आप जब भी करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ठीक है। आपको 1000-2000 रुपए तक का खर्चा आएगा ये नोटराइज़ेशन वगैरह करने में। ठीक है। और फिर आपको हाँ, और फिर जब आप अप्लाई करोगे तो आप हम्म। मान लो 10 यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हो। हम्म। उस 10 यूनिवर्सिटीज़ में 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो हम्म। कि डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। ठीक तो है। वहाँ पे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई अपलोड कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह। बिल्कुल। और उसके बाद जो आपकी बाकी रही बची हुई 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो आप हम्म। यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करोगे, ठीक तो है। वहाँ पे मान लो आप अराउंड 50 यूरोज़ के अराउंड आप पे करोगे, मतलब 5000 रुपए वहाँ पे पाँच आपको हजार हो जाएंगे। पे करना पड़ेगा। जी। हाँ, और इसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। हम्म। आपने अप्लाई कर दिया, मतलब आपको स्टार्टिंग में बहुत नॉमिनल खर्चा करना है, 5-6 हम्म। हज़ार रुपए में आपका सारा एप्लीकेशन लेटर तक का प्रोसेस हो प्रोसेस हो जाएगा। जाएगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन लेटर आ जाता है, तब आपको एक हम्म। ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओके। क्योंकि मान लो बहुत सारी है, एक्सपर्टियो है, फिनटीबा है, वो सारी बैंक्स आपको वहाँ प्रोवाइड करती है। हम्म। तो ज़्यादातर लोग तो एक्सपर्टियो को ही प्रेफ़र करते हैं। तो आप हाँ हाँ। एक्सपर्टियो में अगर ब्लॉक अकाउंट ओपन करोगे, हाँ हाँ। तो आपको 12,000 समथिंग यूरोस है यहाँ पे, 12,500 के अराउंड। तो मतलब ओके। आपको 12 लाख रुपए तक का अमाउंट उसमें आपको पे करना है। ठीक है। और हाँ, उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। तो वीज़ा में आपको मेजरली आई थिंक 8,000 के आसपास अभी चल रहा है अमाउंट, हाँ जो हाँ। कि फीस आपको वीज़ा फीस पे करनी होगी वहाँ पे। ठीक है। तो टोटल आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ज़्यादा खर्चा नहीं लेगा, वो अराउंड 20-30,000 में हो जाएगा हो और जाएगा। आपका ब्लॉक अकाउंट 12 लाख हाँ, आपका ओके ब्लॉक ओके। अकाउंट 12 लाख का अलग से होगा। हाँ, उसके बाद तो आपका जो ये जो ब्लॉक हाँ, उसके अकाउंट बाद तो आपका जी जी। यस विवेक। हाँ, जो उसके बाद तो आपका जो मेन खर्चा होता है, जो कि फ्लाइट टिकट्स वगैरह हो गई, हम्म। वो सारे आप करोगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे, तब हम्म। आपको एक अपार्टमेंट ढूँढना ही पड़ेगा, जो कि आप पहले इंडिया से स्टार्ट कर दोगे ढूँढना। डेफिनेटली। अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हम्म। आप इंक्वायरी करोगे, यूनिवर्सिटी पर्सन्स को आप कॉन्टैक्ट करोगे। हम्म। तो वहाँ पे आपको एक डिपॉज़िट पे करना होता है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन कम भी नहीं होता, वो अराउंड 600 से लेके 900 यूरोज़ तक का आपका
वो डिपॉजिट वेरी करता है। डिपॉजिट जो है वो एक सिक्योरिटी अमाउंट है, जैसे हम इंडिया में भी कोई फ्लैट या हाउस को हाँ, रेंट आउट करते हैं उसके लिए। ओके, ठीक है। हाँ। और उसके बाद आपका जो रेंट हो गया, तो रेंट अराउंड आपको मिनिमम 300 टू 350 तो पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आप अगर चाहो तो शेयरिंग में रह सकते हो 2-3 लोगों के साथ, अपने इंडियन लोगों के साथ, और हम्म, अगर चाहो तो अपना खुद का एक प्राइवेट अपार्टमेंट भी ले सकते हो। तो लेकिन अगर आप प्राइवेट में शेयरिंग कितना में रहोगे पड़ेगा? तो आपको मिनिमम, हम्म, हाँ, आपको अगर प्राइवेट अपार्टमेंट चाहिए अपना खुद का, तो मिनिमम आपको 500-600 यूरो पर मंथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपको अराउंड 350 तक का देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपने हाँ, अभी अगर हम मोटा मोटा खर्चा देखें तो वो एक 20,000 हमारा डॉक्यूमेंटेशन समथिंग हो जाएगा। उसके अलावा 10,000 समथिंग हमारा वीज़ा प्रोसेस का हो जाएगा। तो 30-40 या 50,000 मैक्सिमम हमारे फ़्लाइट का चार्जेस हो सकता है। तो ये अराउंड 1 लाख हाँ, समथिंग टच होने वाला है। 20-30% हमारे बचे हुए हैं। इसी के साथ अगर अब कोई स्टूडेंट जा रहा है तो डेफिनेटली वो आइल्स भी करेगा, जर्मन भी करेगा। आइल्स की कोचिंग भी ली तो 10,000 हाँ, समथिंग हो हाँ, जाएगा। और अगर आइल्स ना भी कोचिंग करे, आजकल सभी को इंग्लिश इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो 10,000 फिर भी करें। और 15,000 हम उसका एक एग्ज़ाम जो है उसका भी चार्जेस रहता है। ये सब और लैंग्वेज में भी एटलीस्ट 50-60,000 तो खर्च हो ही जाते हैं। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो एक बंडल बनाए हम, कि अगर कोई स्टूडेंट 100% अपने आप को प्रिपेयर करके आना चाहता है कि नहीं मुझे किसी भी हाल में एडमिशन मिल जाए, एक अच्छी खासी प्रोफाइल है, अच्छा खासा सीजीपीए है, तो वो एटलीस्ट ये प्लान करके चले कि आपका 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा तो इंडिया में होगा। उसके अंदर आपकी जर्मन लैंग्वेज भी आ हाँ, गई, इंग्लिश आइल्स का खर्चा भी आ गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, और आपके फ्लाइट के चार्जेस भी इंक्लूड हो गए। ये तो प्रॉपर एक तरीके से इंक्लूड। खर्चा हो गया आपका, कि 1.5 लाख का एक ओवरऑल अमाउंट होगा। और अब उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये ब्लॉक अकाउंट है, ये किस पर्पज के लिए हमें खोलना होता है, मतलब क्या है इसका पर्पज? हाँ, ब्लॉक अकाउंट में जो भी आप 12 लैक्स के अराउंड आप जो भी मनी डालोगे, वो बिल्कुल आपका ही है। उसमें से एक भी रुपया कोई भी नहीं काटेगा। ओके। उसमें कोई चार्जेस वगैरह अप्लाई नहीं करते। हम्म। और आपको जो आप जो 12 लाख जो भी मनी आप ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करें, वो आपको हर महीने 1-1 लाख के इंस्टॉलमेंट में आपको रिटर्न मिलता जाएगा यहाँ अच्छा, पे। रिटर्न होता मतलब रहेगा। 1 साल के, हाँ, 1 साल के अराउंड आपका पूरा ब्लॉक अकाउंट खाली हो जाएगा। ओके। और आपको आपको हर महीने 1 लाख रुपीस मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए, खाने पीने के लिए वहाँ पे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया विवेक ने, कि देखो आप अगर सपोज आप एक स्टूडेंट हो, दिल्ली में रहते हो और आपको मुंबई जाना है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अमाउंट अपने साथ में लेके ट्रैवल करते हो। तो उसी तरीके से आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हो, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी देखना है, फूड भी देखना है, आप एक स्टूडेंट बन के रहोगे, तो हर कंट्री एक सिक्योरिटी चाहती है कि वहाँ जाने के बाद में स्टूडेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से बेयर करेगा। तो उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट कंपलसरी खुलाना होता है हर स्टूडेंट को, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। उसमें 12 लाख रुपीज़ है। आप चाहे लोन ले सकते हो, लोन भी इजीली मिल जाता है आई थिंक, और या फिर आपके पास खुद के पास सेविंग्स है पेरेंट्स के पास, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्लॉक अकाउंट जो है उसके अंदर जो 12 लाख रुपीज़ है वो आप ही का पैसा है। अगर आप हर मंथ उनको अपने एक्सपेंडिचर में यूज़ करते हो, जैसे मान लीजिए आपका जो रहने का रेंट है या फिर आपका फूड है, उसके लिए अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो तो डेफिनेटली वो एक वहाँ से लैप्स होगा। अदरवाइज आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करने होंगे, उसमें से आपके अकाउंट में भी रह सकते हैं और विड्रॉ भी हो सकते हैं। तो वो आप ही के पैसे हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी को दिखाने के लिए आपका है। तो विवेक, दूसरा मेरा ये कंसर्न है कि अब जब हम जर्मनी पहुँच गए तो उसके बाद में हमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि 90% जो स्टूडेंट्स से बताते हैं अपनी लाइफस्टाइल, कि वो लोग 95 ही मान लीजिए, 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट पार्ट टाइम जॉब जरूर करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, कितने आवर्स हमें पार्ट टाइम अलाउड है, और कितनी फास्टेस्ट और किन चीज़ों की सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग पार्ट टाइम, कि आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप इजीली जर्मनी में पार्ट टाइम कर सकते हो और अपना जो रहने खाने का एक्सपेंडिचर है उसको भी बचा सकते हो, ताकि ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री हो जाए जर्मनी में। तो जब आप जर्मनी में आओगे, तब आपको स्टार्टिंग के 1-2 महीना तो आपको लगेगा ये पार्ट टाइम ढूँढने में। ओके। तो उतना खर्चा तो आप अपना ब्लॉक अकाउंट से निकाल लोगे।
हुँ, ब्लॉक अकाउंट से आपको हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट मिलता रहेगा, तो हुँ, उसमें आप 2 महीने तक का खर्चा तो निकाल लोगे। ठीक है। उसके बाद जब आप पार्ट टाइम ढूँढोगे, तब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे कि आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत जर्मन बोल पाओ। ओके, आप थोड़ी बहुत मतलब हाँ, आप अगर A1 B1 A2 लेवल कर लोगे इन हाँ, A1 A2 आप मिनिमम कर लोगे, तो आपको हुँ, थोड़ी बहुत जर्मन समझ में आ जाएगी। ठीक है। और आप जब बोलने में काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे मेरी तरह कभी-कभी इंसिस्ट फ़ील करते हैं अंदर से हाँ, कि हाँ, बोलने में हिचकिचाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। तो उतना नहीं था आपकी यहाँ पे कोई ग्रामर वगैरह कोई यहाँ पे जज वो नहीं मिल करता। आप जाएगा। बस बोलो थोड़ा बहुत यहाँ हुँ, हुँ, हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत जर्मन बोल पा रहे हो, तो आपको कहीं भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। जैसे कि मान लो कोई सुपरमार्केट है, हाँ, हाँ। वहाँ पे उनको कोई आदमी की ज़रूरत है, कोई लोडिंग वगैरह एरिया है, वहाँ पे उनको आदमी की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको हुँ, ईज़िली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है यहाँ पे। डोमिनोज़ और हो पार्ट गया, टाइम से आप हाँ, स्विगी, डोमिनोज़ हो गया, ज़ोमैटो। मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे वो हाँ, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में डिलीवरी का काम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आप ईज़िली पार्ट टाइम ढूँढ सकते हो। पार्ट टाइम ठीक के है। लिए लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हुँ, हुँ, जो हाँ, और आप पार्ट टाइम में ईयरली काम कर सकते हो, मतलब ओके। आपके ईयरली 140 फुल डेज़ आप काम कर सकते हो हुँ, और या तो फिर 280 हाफ डेज़। ओके, 280 हाफ डेज़ मानो तो 280 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स पर डे, ओके, 4 तो आवर्स पर अराउंड डे हम आपको वर्क कर हाँ, सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। हाँ। हावरली लिमिट नहीं होती यहाँ पे आप दिन दिन में 8 घंटे भी काम कर सकते हो, दिन में 6 घंटे भी काम कर सकते हो। हुँ, हुँ। लेकिन आपको 140 इसका आपको वो जो लिमिट है उसको एक्सटेंड नहीं करना है हाँ, आपको। 140 लिमिट आपको है। 144 डेज़ के अंदर ही हुँ, हाँ, हुँ। उतना ही आपको काम करना है। अगर मान लो आप 20 आवर्स पर वीक भी काम कर रहे हो यहाँ पे, तो हुँ, आपको अराउंड सारे हाँ, यहाँ पे जर्मनी में टैक्स भी बहुत ज़्यादा है लोग कहते हैं। हुँ, हुँ, तो आपको अराउंड 1200 के आसपास आपको बिफोर टैक्स अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीकली 20 आवर्स काम कर रहे हो 20 और उसमें आवर्स। आप अगर टैक्स वगैरह निकाल दो हुँ, हाँ, हुँ। उसमें आप अगर टैक्स वगैरह निकाल दो, तो 1000 के अराउंड आपके पास बच जाएगा तो विवेक आपका कहने का और मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब करता है, अगर वो 20 आवर्स पर वीक वर्क करे, तो ओवरऑल मिला के 1 मंथ में वो एटलीस्ट 1600 समथिंग यूरो अर्न कर सकता है और टैक्स बिफोर टैक्स है ये। अगर हम टैक्स को हटा दें तो वो हाँ, एटलीस्ट 800-900 यूरो पर मंथ या 1000 समथिंग यूरो आपने बताया हाँ, पर मंथ सेविंग कर था सकता है। हाँ, आप अगर आप फुल टाइम 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो, तो आप 1200 यूरोज़ तक का आप कमा यहाँ पे अर्न कर सकते हो और उसमें 200 यूरोज़ आपका टैक्स वगैरह में कट जाएगा। जैसे कि मान लो आपका गवर्नमेंट टैक्स हो गया, हम्म, उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी टैक्स होता है, थोड़ा बहुत उसमें जाता है और उसके बाद आपका जो भी पेंशन अकाउंट होता है, हम्म, जो कि ऑटोमेटिकली आप जब यहाँ पे आओगे तब ओपन हो ही जाएगा। हम्म, उसमें आपका थोड़ा बहुत पेंशन जमा होगा और उसके बाद वो सब निकाल के आपके इन हैंड 1000 के आसपास आपको मिल आ जाएँगे। जाएंगे। अगर ठीक है। हाँ, और अगर हम खर्चे की बात करें यहाँ पे, हाँ, मेरा तो नेक्स्ट मान लो कंसर्न यही था कि अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो विवेक मैं ये जानना चाहूँगा या स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहेंगे कि हम सिटी टू सिटी वेरी ना करें, क्योंकि आप मुझे भी पता है आपके स्टूडेंट्स जो अदर स्टूडेंट्स आपके साथ में स्टडी कर रहे हैं या फिर और भी आपकी जानकारी होगी, गुजरात से काफ़ी स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड जाते हैं। तो अलग अलग सिटीज़ में भी वो रह रहे हैं, तो उनके और आपके सभी के क्या एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बर्लिन में भी रह रहा है या फिर म्यूनिक में भी है या ड्यूजलडॉर्फ में भी है, थोड़ा कंट्री साइड में भी है, तो ऑन एवरेज कितना खर्चा आता है पर मंथ, जैसे कि आपके रहने रहने के लिए रेंट का और साथ में आपके फूड वगैरह का शेयरिंग में स्पेशली। अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो आपको मिनिमम 300 टू 350 यूरोज़ पर मंथ आपको पे करना होता है और अगर आप प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो आप मान लो 500 यूरोज़ एवरेज मान लो आपको पे करना होता है। ओके। अगर ये जो रेंट होता है, वो सिटी टू सिटी वेरी भी करता है। अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो, स्टुटगार्ट है, बर्लिन है, म्यूनिक है, तो वहाँ पे आपको एवरेज 400 टू 450 पे करना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। और अगर आप मान लो छोटी सिटीज़ में रह रहे हो, काफ़ी ब्रेमेन है यहाँ पे, जो कि ट्यूबिंगन है, वहाँ पे आपको 300 टू 350 आपको पे करना होता है। तो आपको 100 यूरोज़ का गैप आप मान लो बड़ी सिटीज़ और 100 छोटी यूरोज का सिटीज़ के बीच में। आ जाएगा। हाँ, करेक्ट। और हाँ, और अगर आप फूड की बात करो, तो फूड में आपको मान लो ग्रोसरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें मिला के आप अराउंड 200 यूरोज़ आप वहाँ पे पे करोगे। ओके। और अगर आप
आउटसाइड ईटिंग के भी शौकीन काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको आउटसाइड ईटिंग भी हाँ। नेसेसरी होती है कभी-कभार। हुँ, तो 100 यूरोज़ आप वो एक्स्ट्रा खर्च मान लो जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के बिल्स हो गए, ये जी। आउटसाइड ईटिंग्स हो गई आपकी, हुँ, हुँ, थोड़ा पार्टी टाइम हो गया, उन सब के लिए आप 100 यूरोज़ एक्स्ट्रा लगा दो, तो हुँ, अराउंड आपको पे करना होता है 350 फॉर अकोमोडेशन, 200 फॉर फूड एंड 100 यूरोज़ फॉर आप योर अदर नेसेसिटी। हुँ, हुँ। तो अराउंड आपको 700 तक का आपको मंथली एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे। मतलब 600 टू और आपकी 700 यूरो पर मंथली हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, जिसके अंदर हमारा ये रहना, खाना दोनों इंक्लूडेड हो गया है। और साथ में अगर आप एक ऐसे हाँ, स्टूडेंट हो कि थोड़ा बहुत बाहर का भी खाते हो या पार्टीज़ वगैरह करते हो या बाहर जाना पसंद है, घूमना, ये सब भी इसके अंदर आ गया। फिर भी विवेक हमारे पास 200-300 समथिंग यूरोज़ सेव हो जाते हैं, उनको आप हाँ, एक रख सकते हो। हाँ। हुँ, हुँ। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको हाँ, खुद से अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करना होता है, ओके। जो कि यहाँ पे अभी अ, अमाउंट बढ़ गया है, हाँ, हाँ। 145 यूरोज़ पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और अच्छा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, हुँ, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा। और अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं तो 145 यूरो आपको पर मंथ आपका जो लाइफ है वो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए पे करना कंपलसरी है, वो आई थिंक हर स्टूडेंट के लिए। ओके, पर हाँ, मंथ रहेगा बट वो 145 यूरो। हाँ, ठीक है, इसके अलावा कोई चार्जेस अलग रहते हैं? हाँ, आप जैसे अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल से रिगार्डिंग कि जैसे मान लीजिए आप शेयरिंग में रह रहे हो। अभी आप जो शेयरिंग में रह रहे हो वो शेयरिंग कैसा होता है? जैसे इंडिया में अगर हम शेयरिंग की बात करें तो कई बार हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं या फिर पीजी है, तो उनके अंदर एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स या एक थोड़ा सा बड़ा रूम है तो उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स, उनको एक बेड दे दिया जाता है, एक अलमीरा दे दी जाती है। ये फैसिलिटीज़ होती है और उसके अंदर किचन वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं रहती। तो जर्मनी का कैसा है? वहाँ पे आप कैसे शेयरिंग में रहते हो? और आपको एक सेपरेट रूम मिलता है या फिर आपको एक ही रूम में 2 स्टूडेंट्स होते हो? फूड वगैरह के लिए आपको किचन की क्या सर्विसेज रहती है? ये सारा। और जैसे गर्मियों में एसी या फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? आपको एसी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या गर्मियों और सर्दियों में हीटर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या रहते हैं? मोबाइल के टैरिफ क्या रहते हैं? ये भी प्लीज़ आप बताएँ। अ, जैसे कि मैं एक काफ़ी छोटी सिटी में रह रहा हूँ, ठीक है। एल्ब्स्टाड एबिंगन है उसका ठीक है। नाम। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी पास में ही है मेरी डॉर्मेटरी से। मैं हुँ, अभी हुँ। यूनिवर्सिटी के डॉर्म में ही रहता हूँ। अच्छा। यहाँ पे हमें पर्सनल हाँ, यहाँ पे एक फ्लोर पे हमारे पास 14 रूम्स है, ओके। 14 रूम्स पर फ्लोर। हुँ, हुँ। और यहाँ पे हर किसी को पर्सनल रूम मिलता है। ओके। और जो भी किचन होता है, हुँ, हुँ। हमारे पास पर फ्लोर पे 2 किचन है बड़े। ओके। तो जो भी किचन होता है वो 7 पीपल के बीच में शेयरिंग होता है। अच्छा। और हाँ, और 4 पेयर्स ऑफ हमारे पास टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स है, जो कि सारे लोग साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। तो रहने की ये बात हो गई। और इ मैं तो अभी स्टूडेंट होम में रह रहा हूँ। अगर मैं कोई शेयरिंग अपार्टमेंट में रहता, हाँ, हाँ। जो कि मैं पहले रह रहा था, 6 महीने पहले मैं एक इंडियन ग्रुप था, वहाँ पे हुँ, उनके हुँ। साथ मैं शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहा था। तो ठीक है। हमारे पास 2 बीएचके का एक फ्लैट था हमारे पास। हुँ। और हम 4 लोग उसमें शेयर करते थे। मतलब ठीक है। एक रूम में 2 लोग हम शेयर करते थे। अच्छा। और हमारे पास 2 टॉयलेट हाँ, टॉयलेट और बाथरूम्स थे वहाँ पे हमारे पास। और एक किचन था जो कि हम साथ में यूज़ करते थे। यूज़ करते और थे। आप मान लो हाँ, आपको अगर शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी और जो हीटिंग कॉस्ट है, उन सब में भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हुँ। और आप जब हाँ, और आप स्टूडेंट डॉर्मेटरीज़ में रह रहे हो, तो आपको पहले ही पता चल जाता है जब आप डॉर्मेटरीज़ में एंटर करते हो रहने हुँ, के हुँ। लिए, तब आपको वो लोग बता देते हैं कि हीटिंग कॉस्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है रेंट में या फिर नहीं। अच्छा। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ अभी, हमारे यहाँ पे हीटिंग कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी सारा का सारा इंक्लूडेड है रेंट में। ओके। और मैं अभी अराउंड 290 यूरोज़ में पर मंथ पे कर रहा हूँ, जिसमें आपका जिसमें मेरा हीटिंग सारा और ये सारा इंक्लूडेड है। बहुत ही हाँ, अच्छा। हीटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी सा सब कुछ इंक्लूडेड है। मुझे 290 से ज़्यादा पे नहीं करना पे पड़ता नहीं हर करना महीने में, पड़ता। बहुत ही अच्छा। अकोमोडेशन के लिए। पर ये जो डॉर्मेट्री है ये आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइडेड है? ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है, हाँ, कुछ में नहीं भी हो फैसिलिटीज़, वो भी देखना होता है। ठीक है। और आपका जो है आपका रूम जो है वो सेपरेट रूम है, भले ही किचन वगैरह कॉमन है, बट हाँ, रूम जो है आपका टोटली सेपरेट है।
ठीक है। हमेशा जर्मनी में विंडो वगैरह तो रहते ही है, एक हाँ, वो तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह काफ़ी कंजस्टेड रूम्स रहते हैं, वेंटिलेशन अच्छा रहता है। ठीक है, उसमें आपका वाईफ़ाई वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ, इंटरनेट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, हीटिंग कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था उसमें पहले ही, और इलेक्ट्रिसिटी भी अब इंक्लूडेड हो गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी अब इंक्लूडेड है 290 यूरो में, तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और हाँ। रही बात फूड की, तो आप खुद ही अपना प्रिपेयर करते हैं खाना वगैरह? हाँ, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद ही घर पे बनाऊँ, और हाँ, हाँ। अपना सारे जो ग्रोसरीज है वो सही मैं बात बाय है। कर लेता हूँ बाहर से, सुपरमार्केट से। जैसे हाँ, कि हाँ। यहाँ पे 3-4 सुपरमार्केट है जो कि करेक्ट। काफ़ी फेमस है। हम हम्म। नेटो से बाय करते हैं या तो फिर लीडल से बाय करते हैं। हाँ, हाँ। और अगर आप फूड के मामले में काफ़ी जो कि फूड आपकी बहुत प्रायोरिटी पे आप अगर रखते हो फूड हम्म। को, तो आप अगर बियो प्रोडक्ट्स को आपको आप चाहो तो हाई क्वालिटी ओके। बियो प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली। और विवेक, जैसे आपने बताया कि आपका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है हाँ, तकरीबन 290 यूरो हो गया है, आपका लिविंग का पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, हीटिंग, क्योंकि जर्मनी में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो हीटिंग तो कंपलसरी रहती है वहाँ पे, हीटर यूज़ हाँ। करना। ये सारा आपने बता दिया है। अब एक और है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, मान लीजिए स्टडी भी कर रहे हो आप, मास्टर्स भी कर रहे हो, साथ में आपके पार्ट टाइम जॉब भी है, तो क्या आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो? आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती पार्ट टाइम के बाद? नहीं सर, वो क्या है कि मैं जहाँ पे पार्ट टाइम कर रहा हूँ, हम्म। वहाँ पे उन लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं हम्म। इन दिन मतलब वीक में ये 3-4 दिन है, अच्छा। उस दिन मैं कंप्लीटली फ्री रहता हूँ। तब मैं जॉब पे काम कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो हम्म। मैं मंडे और ट्यूसडे मेरा यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर्स नहीं होते, ओके। तो उस दिन मैं पार्ट टाइम जॉब पे काम कर लेता हूँ। हम्म। और थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स होते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स अटेंड कर लेता हूँ, और हम्म। साथ में अपना जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है जो कि शाम को मैं अटेंड कर लेता कर हूँ उस लेते दिन हो। पे। हम्म। और सैटरडे, संडे में वापस पार्ट टाइम कर लेता हूँ। तो यानी इसलिए सारी चीज़ें स्टडीज़ के मैनेज हो जाती है। साथ पार्ट टाइम तो बॉदर नहीं करते ज़्यादातर लोग। हम्म। हाँ, ज़्यादातर लोगों को तो बॉदर नहीं करती। यहाँ पे पार्ट टाइम में आपको फ्लेक्सिबल हावर्स भी मिल जाते हैं कभी-कभार। अच्छा। हाँ, तो फिर चीज़ें सुपरमार्केट मैनेज वगैरह हो में, जाती हैं। मैकडॉनल्ड्स वगैरह में आप हम्म। अगर जॉब कर रहे हो। करें। और विवेक, एक क्वेश्चन ये है कि जब हम जर्मनी पहुंचते हैं तो बहुत सारे बच्चों को एक होम सिकनेस तो डेफिनेटली होती ही है, क्योंकि हम इतने सालों से एक कंट्री में हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में हैं। तो होम सिकनेस, और जैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको कैसी वहाँ की लाइफस्टाइल लगी, कि आप में क्या चेंजेस आए, और कैसा लगता है अगर आप इंडिया और जर्मनी को कंपेयर करें? डेफिनेटली इंडिया भी हमारी कंट्री है, बट फिर भी एक होता है ना कि ये चीज़ें हमारे पास में नहीं है, और जर्मनी में हम पहुंच गए तो हमारे पास में क्या हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, इवन एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, एज ए स्टडी प्रोस्पेक्ट से भी, कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से पढ़ाई होती है और यहाँ किस तरीके से पढ़ाई होती है, और बाहर जब हम लोगों को देखते हैं तो वो किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं और कैसी अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो जब भी आप जर्मनी आते हो, तो पहली बार आपको आके लगता है कि यहाँ पे बहुत काम सिटी है। पूरा का पूरा हर जगह पे बहुत शांति रहती है। यहाँ पे कोई नॉइज़ पॉल्यूशन, जब भी आप इंडिया में ट्रैवल करते हो, हाँ, कहीं पे भी, बड़ी तो प्रॉब्लम ज़्यादातर है। लोग हॉकिंग करते हैं। हम्म। हाँ, और यहाँ पे उस पे भी फाइन लगाया है इन लोगों ने, हॉकिंग पे भी। अगर आप हम्म। अननेसेसरी हॉकिंग करते हो यहाँ पे, हम्म। तो उस पे भी आपको फाइन देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बहुत शांति होती है, और ग्रीनरी यहाँ पे हर जगह आपको मिल हम्म। जाएगी। पहाड़ों पे बहुत सारे पहाड़ से यहाँ पे, हम्म। तो इसकी वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए वजह से इसकी वजह से गर्मी भी आपको बहुत कम महसूस होती है यहाँ पे। ओके। जैसे कि मान लो आप समर में यहाँ पे अगर रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 20 डिग्रीज़ के आस-पास जाता है। अच्छा, बस। और विंटर में लोवेस्ट, हाँ, और विंटर में आप लोवेस्ट भी मान लो तो हम्म। अराउंड -10 तक जाता है। उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं अभी सर्वाइव नहीं किया यहाँ पे ज़्यादा। हम्म। ठीक है। और पढ़ाई की अब और एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जब भी आओ यहाँ पे, तो हम्म। आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आप अगर अपार्टमेंट में आप मूव कर रहे हो अपने, हम्म। तो सारा के सारा सामान आपको खुद से मैनेज करके सारा आपको सेट करना हम्म। पड़ेगा।
वहाँ पे आपको आपके पास स्टार्टिंग में कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे नहीं यहाँ पे। सही बात है। और फिर आप फूड की बात करो तो आप अगर घर पे बनाओगे तो आपको सेल्फ कुक करना पड़ेगा सारा का सारा हुँ, फूड, ग्रोसरी भी आपको खुद से चल के जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो हुँ, वो हुँ, थोड़ा चीज़ होता है, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ़ में। लेकिन जब आप रहोगे, 1 डेढ़ महीना यहाँ पे रहोगे, तब हुँ, आपको हुँ, नए दोस्त मिल जाएँगे, हुँ, काफ़ी हुँ। सारे जर्मन फ्रेंड्स भी आपके बन जाएँगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपको एक हाँ, उसके बाद आपको हर चीज़ों में एक कंफर्टेबल हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, सारे सपोर्ट मिल लोग जाएगा। हाँ, कंफर्टेबल भी हो जाओगे आप, हाँ। हुँ, हुँ, तो वो ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पे ज़्यादातर बहुत चीज़ें बॉदर नहीं करती लोगों को। हुँ, हुँ, जैसे मान लो ग्रोसरी शॉपिंग वग़ैरह हो गया, वो आप 3-4 लोग एक साथ जाके हुँ, हुँ, लेके आ सकते हो। में तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। जो कि मेन होता है कि होम सिकनेस, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं। जैसे हुँ, मैं हुँ, अभी अपनी डॉर्मेटरी में रह रहा हूँ, तो मेरे साथ में हुँ, हुँ। 2-3 कोरियन स्टूडेंट्स भी थे, हाँ, 1-2 वियतनामी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, और साथ में जर्मन स्टूडेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे हम साथ में जब कभी-कभार किचन में मिल जाते हैं, हम अच्छा। खाना बनाते वक़्त, तो हाँ, एक-दूसरे की डिशेज़ हम ट्राई कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम यहाँ पे अकेला फ़ील नहीं करते। हुँ, हुँ। और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हमारे इंडियंस तो साथ है। रहते हैं। जैसे हुँ, मेरे हुँ, पास में मेरे साथ में भी 2-3 इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, हुँ, तो हुँ। आपको बातचीत करने के लिए लोग तो बहुत सारे मिल जाते हैं। आपका दिन गुज़र जाता है आराम से यहाँ पे हाँ, सही है। और आपको हाँ, होम सिकनेस ज़्यादातर तो आपको होम सिकनेस यहाँ पे फ़ील नहीं होगी। करेक्ट। और साथ में वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलो, ग्राउंड्स वगैरह काफ़ी रहते हैं, प्लेग्राउंड्स वगैरह। वहाँ हाँ, ऐसा अपने यहाँ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको प्लेग्राउंड्स वगैरह नहीं है, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हो तो भी वहाँ पे भी तो निकल जाता है वो तो। हाँ। ठीक है विवेक। और विवेक, जैसे आपने जो एजुकेशन देखी है, डेफ़िनेटली आपने इंडिया की एजुकेशन तो देखी है, बैचलर्स आपने यहीं से किया है। और जर्मनी की जो एजुकेशन है उसमें कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिला और किस तरीके से वहाँ एजुकेशन रहती है? एजुकेशन में काफ़ी बड़ा डिफ़रेंस है। जैसे कि हम इंडिया में अगर बैचलर्स करते हैं, हुँ, हुँ। तो हमें 4 साल का बैचलर्स करते हैं। हम 4 साल के बैचलर्स में 70% तो हम थियोरेटिकल बेसिक्स ही सीखते हैं। एग्ज़ैक्टली। 30% ही हम प्रैक्टिकल वर्क कर पाते हैं हुँ, वहाँ हुँ। पे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे हॉक्सले में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हुँ, हुँ। यहाँ पे हमारे पास कोई भी थियोरेटिकल टॉपिक्स है ही नहीं। अच्छा। हमने स्टार्टिंग से जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लोगे, हाँ, उसी हाँ। दिन से आपको प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। वाह! आपका पूरा फ़ोकस प्रोजेक्ट बेस ही रहेगा। कोई थियोरेटिकल लेक्चर्स नहीं होंगे आपके यहाँ पे। हुँ। डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है यहाँ पे। वाव! आपको बस आपका प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है आपने, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। 2-3 एक एक आध रिसर्च पेपर उस पे बना लिया आपका अपने प्रोजेक्ट के बेस पे और बस एक प्रेज़ेंटेशन दे दी क्लास में अपने हुँ, हुँ। और आप पास हो जाओगे यहाँ। आपको वाह! मार्क्स मिलेंगे अपने खुद के वर्क के बेसिस पे करेक्ट। और कोई थियोरेटिकल ज़्यादातर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है और आप उसी के प्रोजेक्ट्स इनके भी रिगार्डिंग ही हाँ, आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप एक पहले तो आप आईटी सेक्टर में हो और फिर आप बुक्स के थ्रू लर्न कर रहे हो तो वो डेफिनेटली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हाँ। है आईटी में। आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में है ना? हाँ, मैं यहाँ पे आईटी सिक्योरिटी कर रहा हूँ और हम्म, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मान लो मैं डायरेक्टली बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली मास्टर्स के लिए यहाँ पे जर्मनी आ गया था ठीक है। और मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस था नहीं इंडिया का। सही है। तो अब अगर मैं जर्मन मार्केट में जॉब ढूँढने जाऊँगा, हम्म। मेरा अभी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, तब मैं करेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे दिखा सकता दिखा हूँ। सकते हो कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हाँ, है। और उससे ये भी फ़ायदा होता है कि कंपनी को भी बेनिफिट होता है कि हाँ, ऑलरेडी आप एक ट्रेंड पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे थ्योरेटिकल हाँ, सीख लिया और काफ़ी कंपनीज़ बहुत बड़ा अमाउंट एक ट्रेनीज़ पे इन्वेस्ट करती है कि आपको ये चीज़ें हमें भी सिखानी होगी। हर कंपनी एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करती है उसके लिए। और विवेक, मुझे ये बताइए कि अभी जर्मनी का जो जॉब मार्केट है वो कैसा चल रहा है? हालांकि पहले बहुत प्रॉब्लम थी अभी कोरोना के बाद में, और यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से भी जर्मनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। अभी जॉब मार्केट कैसा है? एक हम यूट्यूब पे देखते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके यूट्यूबर बन जाते हैं, वो सब तो देखो उनके तो आज के टाइम हम देखें तो उनके तो व्यूज़ ऐसे हैं कि एक तरीके से वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर रियल सिचुएशन क्या है वो सब एक हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट आप जर्मनी में रहते हो,
और आपने काफ़ी टाइम हो गया है आपको जर्मनी में रहते हुए, काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं आपके, इंडियंस भी हैं और अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है जर्मनी का जॉब मार्केट, और कैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी बहुत स्टूडेंट्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से जर्मनी को जो टारगेट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा इन फ्यूचर और अभी भी? जैसे कि मान लो ये यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारे यूक्रेनियंस यहाँ पे आ गए हैं, ओके। लेकिन उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस दे रही है, तो उस उनकी वजह से ज़्यादातर जॉब मार्केट में अफेक्ट नहीं हुआ है। ओके। और जॉब मार्केट मान लो कोरोना के बाद एकदम स्टेबल है यहाँ पे, वो एक बहुत हाई बूम पे भी नहीं है कि आप डायरेक्टली हम्म। जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन हम्म। ये कंफर्म कह सकता हूँ मैं कि आप कोई भी सिटी में रहोगे, वहाँ हम्म। पे जॉब मार्केट एकदम स्टेबल होगा, आपको जॉब कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी। आप जब आओगे स्टार्टिंग में, हाँ, पार्ट टाइम जॉब पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है। और वर्किंग आवर्स तो लोग बहुत आप जितने चाहो उतने ले सकते हो कंपनी की ओर से। जैसे कि हम्म। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने 6 मंथ एक सुपरमार्केट में काम किया था पहले, तो हम्म। वहाँ पे वो लोग मुझे सामने से ऑफर कर रहे थे फुल टाइम जॉब। अच्छा। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट मैं टाइम नहीं मिल मेरी पाता। पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, हम्म। हाँ, पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ज़्यादा वर्किंग आवर्स ले नहीं रहा था। अराउंड 25-30 आवर्स मैं वीकली कर लेता तब भी वहाँ पे। लेकिन करेक्ट। आप मानो कि लोग यहाँ पे सामने से ऑफर कर रहे हैं वर्किंग आवर्स, तो जॉब मार्केट पार्ट टाइम में तो बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। हाँ, फुल टाइम में और भी अदर और अगर आप स्टूडेंट्स का फुल भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि कई बार अप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइम करना पड़ जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती वो है। हाँ, जॉब मिल ही जाती है यहाँ पे, मिल ही उस जाती है। जॉब की तो कोई दिक्कत रहती नहीं है। आप जब फुल टाइम आपकी पढ़ाई के बाद आप जब जाओगे, तब आपने हम्म। इंटर्नशिप भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली होगी, या तो फिर अपना मास्टर थीसिस भी आप यहाँ से कंप्लीट की होगी, तो हम्म। उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आपको अराउंड 2 टू 3 मंथ्स में आपको कहीं न कहीं से इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। 100% है वो तो। ठीक है। और हाँ, एक और कंसर्न था विवेक मेरा, कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी को टारगेट करते हैं, वो कभी कभी क्या जर्मन लैंग्वेज को अवॉइड करते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। और फिर हमें भी काफ़ी कॉल्स आते हैं जर्मनी में रहने वाले स्टूडेंट्स के कि सर मुझे जर्मन करनी है, मैं ऑलरेडी अभी 5 मंथ से 8 मंथ से जर्मनी में हूँ। और उनका ये होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स की आपको फिलोसॉफी पता ही है कि कैसे ना कैसे करके सेव करना है, या कुछ यूट्यूब से ही सीख जाएंगे, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर भी। और पहुंचने के बाद में उनका ये रहता है कि इंग्लिश शॉर्ट कोर्स है, और वो चीज़ को अवॉइड करके पहुंच तो जाते हैं, बट उसके बाद उनको क्या डिफ़िकल्टीज आती है। वो जैसे मान लीजिए पार्ट टाइम में भी, फुल टाइम में भी, या फिर एक किसी भी कंट्री में आप हो तो कल्चर में भी उनको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बताएं। जैसे कि मान लो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है जर्मन लैंग्वेज की, तो आप हम्म। जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहली बार लैंड हाँ, अभी थोड़ा मतलब नेटवर्क आप इशू हो जब रहा था। हाँ, अभी सही है। हाँ, म आप जब आपको मतलब तब मान लो कि बिल्कुल जर्मन की कोई नॉलेज है नहीं, और आप जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहली बार लैंड करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है। ओके। आपको अगर कहीं कहीं आपको मान लो एयरपोर्ट पे आपने लैंड किया, उसके हम्म। बाद आपको अपने सिटी जाने के लिए कोई ट्रेन पकड़नी है, हम्म। लेकिन कोई आपको इंग्लिश में आंसर करेगा ही नहीं, आपको बेसिक जर्मन वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ओके। उस वहाँ पे आपको बेसिक जर्मन की नीड हो गई। फिर आपको मान लो ग्रोसरी वगैरह खरीदने जाओगे, आप यहाँ पे हम्म। अपार्टमेंट में रहोगे, बहुत सारे लेटर आपको आएँगे घर पे। हम्म। तो उसको आपको आंसर करने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत समझ समझ में तो आना चाहिए। उसके लिए आपको ठीक है। A1 A2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हम्म। और आपका कोर्स भले ही आप इंग्लिश कोर्ट में पढ़ रहे हो, लेकिन हम्म। आपके साथ में आपके दोस्त जो है वो जर्मन होंगे, बहुत सारे हम्म। होंगे हम्म। और इंटरनेशनल भी होंगे। लेकिन हम्म। उनसे बात करने में भी आपको इंसिस्ट फील होगा कि नहीं, मुझे जर्मन नहीं आती, तो हम्म। मैं कैसे बात करूँ? इसलिए आपको मिनिमम B1, अगर आप B1 लेवल कंप्लीट कर लेते हो, तो आप बात भी कर पाओगे थोड़ी बहुत जर्मन लोगों से। और आपको जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग के नीड आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए। आप बिल्कुल पार्ट सही। टाइम जॉब ढूँढने जाओगे, कोई सुपरमार्केट में जाओगे पार्ट हम्म। टाइम करने के लिए, या तो फिर कोई बड़ी फर्म हो गई जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, वहाँ पे आप पार्ट टाइम करने जाओगे, तो वहाँ करेक्ट। पे आपको रेस्टोरेंट में जॉब करोगे, वहाँ पे आपको जर्मन तो बोलनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके कस्टमर से आप बात करे बिना तो आप कभी जॉब कर ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तो जर्मन बोलनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली।
तो मतलब कहने का है कि जर्मन के बिना वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, पार्ट टाइम में भी और फुल टाइम में भी। और आप भी देख सकते हो कि पार्ट टाइम में आपने बताया कि आप 1000 यूरो समथिंग सेव अर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका जो रहने खाने का खर्चा है वो तो पार्ट टाइम से ही निकल रहा है। और पार्ट टाइम आपको तभी पॉसिबल है जब आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, अदरवाइज क्योंकि ये छोटे लेवल की जॉब्स हैं तो डेफिनेटली मैकडोनल्ड्स हो या फिर डोमिनोज हो या फिर कोई डिलीवरी का वर्क हो या फिर कोई भी छोटी मोटी फर्म्स हो, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी रहती है थोड़ा बहुत आना। एटलीस्ट A1 A2 बेसिक है, एडवांस लेके लेवल्स करके जाते हो तो वो एक आपका अलग इंटरेस्ट होता है। ठीक है विवेक। हाँ, अभी थोड़ा हाँ, सा हाँ सर। नेटवर्क आपका इशू हो गया था। तो विवेक, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी है जर्मनी के बारे में भी, और साथ में उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक जर्मनी के बारे में सोचा है और जो अप्लाई करना चाहते हैं, इवन खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं है आपको कंसल्टेंसीज हायर करने की, जो भी 1-1 2-2 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। बट उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कंसल्टेंसी का भी रिकमेंडेशन डेफिनेटली अपन कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर जो वर्किंग है और जो जो इस हर्डल में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, वीज़ा प्रोसेस एवरीथिंग। तो वो एक कंसल्टेंसीज भी अपनी जगह सही है, वो कोई गलत नहीं है। बट हाँ, अगर आप फ्री स्टूडेंट हो और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये भी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। और कुछ नॉमिनल सा अमाउंट तो यहाँ भी पे करना होगा, वो सभी कंडीशंस में। और विवेक, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने सारी जो डिटेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने के लिए नहीं, साथ में जर्मनी में कितना एक्सपेंडिचर आता है, क्या क्या आपको जर्मनी आके करना होता है, कैसे आपको पार्ट टाइम मिल जाता है, फुल टाइम जर्मन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, और साथ में वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, रहने खाने में कितना खर्चा होता है, ब्लॉक अकाउंट और प्रोसेस डार्ट वगैरह जो हमने स्टार्टिंग से किया। आई होप कि किसी भी स्टूडेंट को एक जो ओवरव्यू चाहिए होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि अगर जर्मनी हम जा रहे हैं तो हमारा क्या एक प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमें अप्लाई करना होगा और कितना हमारा एक्सपेंडिचर रियलिटी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी देख के और सोच लिया कि इतना हो जाएगा। जो आपने बताया वो डेफिनेटली एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है कि इतना आपको रहने में खर्च होगा, इतना खाने में, क्योंकि आप रियलिस्टिक देख रहे हो इन चीज़ों को, और अप्लाई करने में भी कितना खर्चा होगा, ब्लॉक अकाउंट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी टारगेट कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरा विवेक, कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम अप्लाई करते हैं वो सेमेस्टर वाइज होता है और किस तरीके से होता है, इंटेक क्या रहते हैं मतलब उनके? हाँ, मतलब यहाँ पे जर्मनी में हमारे पास मेजरली 2 इंटेक है, या तो आप विंटर सेमेस्टर में आ सकते हो, या तो आप समर सेमेस्टर में आ सकते हो। ओके। समर सेमेस्टर का स्टार्टिंग होता है हमारे यहाँ से मार्च से लेके आपका सितंबर तक समर सेमेस्टर होता है, मार्च और से सितंबर लेके से लेके सितंबर तक हमारा, सितंबर हाँ, मार्च से लेके समर सितंबर तक सेमेस्टर समर सेमेस्टर होता है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस ओपन रहती है। ठीक है। ओपन होती है, और सितंबर से लेके आपका अगेन फरवरी एंड और मार्च तक का आपका विंटर सेमेस्टर होता है। और अगर आपको समर सेमेस्टर में अप्लाई करना है, हाँ आपको यहाँ पे जर्मनी में मार्च के अराउंड आना है, मार्च अप्रैल के आसपास। हाँ तो हाँ। आपको कम से कम 4 या 5 मंथ्स बिफोर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, तब जाके ओ, आपको एडमिशंस मिलेगा और सारा प्रोसेस पूरा हो पाएगा, ऑन टाइम पूरा हो पाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या क्वेश्चन है। होता है कि आप जब, हम्म, हाँ, आपको अगर मार्च मार्च समर इंटेक के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको कम से कम सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाने चाहिए। उसके जैसे कि बाद जैसे कि मुझे अक्टूबर मान में, लीजिए अब ये जो हाँ, सितंबर इनटेक है, जो अभी ये सितंबर इनटेक आ रहा है, इसमें अगर अप्लाई करना है तो क्या अभी मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए? मई चल रहा है, अ, हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। इस टाइम आप कर अब सकते हैं 3-4 अगर मान लो महीने में? आप, हाँ, हाँ, अगर आपको सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करना है, तो हम्म आप मई में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस अपने सारे इकट्ठा कर लो। उसके हम्म। बाद जून में आप स्टार्ट कर दो, एप्लीकेशन स्टार्ट ही कर दो आप, ओके। स्टार्टिंग से ही फिल अप करना। और अगर आप जून में एप्लीकेशन स्टार्ट कर दोगे फिल अप करना, 3-4 हम्म यूनिवर्सिटीज़ में आपने जून में कर दिया, हम्म 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई, जो कि एंड तक एडमिशन्स ऑफर करती है, हम्म। उसको लिए आपने जुलाई में अप्लाई कर दिया। हाँ तो हाँ। आपके पास अगस्त के स्टार्टिंग तक तो आपके पास ऑफर लेटर आ ही जाएगा। आ ही और उसके जाएगा। बाद 1 मंथ लगता है आपको 1 मंथ लगता है आपको वीज़ा प्रोसेस इश्यू करने में। हाँ, उसमें आना है। और उसके बाद आप
आराम से जर्मनी आ सकते हो सितंबर तक तो। सितंबर इनटेक में हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये हाँ। अकोमोडेशन का रहता है वो हमें वीज़ा प्रोसेस में ही शो करना होता है, या हम जर्मनी पहुंच के भी देख सकते हैं अकोमोडेशन हमारी? नहीं, आपको वीज़ा प्रोसेस में कोई नीड नहीं है अकोमोडेशन शो करने की। आप ओके, जर्मनी आके भी अपना अकोमोडेशन खुद देख से ढूँढ सकते हैं। सकते हो। जैसे कि मेरे पास, हाँ, मेरे पास कोई अकोमोडेशन था नहीं जब मैं ओके। वीज़ा प्रोसेस करने गया था। हाँ, हाँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जर्मनी आ गया और हुँ, सीधा मैंने अपने प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट अपार्टमेंट दिला दिया था उस ओके, टाइम पे। ओके। यानी कि प्रोफ़ेसर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। हुँ, हुँ। हाँ। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, सो विवेक, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला, और ये जो वीडियो है डेफ़िनेटली सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में, और वहाँ की लाइफ़स्टाइल और कैसा स्टूडेंट्स का जो एटमॉस्फेयर है, कैसे स्टडी रहती है, वो सारा आपने एक्सप्लेन किया। और आई होप कि आपकी जो स्टडी है वो भी काफ़ी अच्छी वहाँ चल रही है, और इन फ्यूचर आप डेफ़िनेटली बहुत सक्सेस और तरक्की करो जर्मनी में। और विवेक, अभी आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा मास्टर्स? नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ओके। अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है यहाँ पे हाँ, हाँ। और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं अपनी इंटर्नशिप परस्यू कर लूँगा, उसके बाद मेरा मास्टर्स खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ओके, देन बेस्ट हाँ, ऑफ लक विवेक, और आपको थैंक इजीली यू। जॉब भी थैंक मिले, यू और सर। डेफिनेटली जब आप जॉब लेओगे और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर से हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि आपका एक वो एक्सपीरियंस भी श्योर। वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आपको जॉब मिली, कितना टाइम लगा, एंड एवरीथिंग। ओके, देन अभी हम यहीं ओवर करते हैं हमारे वेबिनार को। एंड आई एम रियली थैंकफुल विवेक कि आपने टाइम निकाला और सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, थैंक यू लास्ट सर। लास्ट एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप जो स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपेयर हों, क्या हो? जो भी इंडियन स्टूडेंट्स अभी जर्मनी आ रहा है, तो पहले तो आप अगर जर्मनी आओगे तो आप बाहर खाना ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि हम्म। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो थोड़ा सेल्फ कुकिंग सीख के आओ, ओके। थोड़ा-सा चल जाएगा, जो भी आपको बेसिक नीड्स उसमें सफिशिएंट हो उतना आप सीख के आओ। और मैं जितना जो भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ाई करना चाह रहे हो या तो फिर जर्मन में चाह रहे हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मिनिमम B1 तक की जर्मन तो वहाँ से सीख के आओ ही। हम्म। क्योंकि यहाँ पे उतनी तो रिक्वायरमेंट है ही, आप कम से कम बोल तो पाओ जर्मन, इसलिए B1 हम्म। लेवल तो करके ही आओ वहाँ से। ओके, ठीक है विवेक। ओके विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर।